नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका, और मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में इस बार वीडियो रील बनाने वालों और यूट्यूबर्स की एंट्री रोकने की तैयारी की गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ पंडा समाज ने तय किया है कि इस बार मंदिर परिसर में इन्हें नहीं आने देंगे। अगर कोई ऐसा करता मिला तो बिना दर्शन उसे वापस लौटा दिया जाएगा। इस बारे में प्रशासन को भी बता दिया गया है। केदारनाथ सभा के अध्यक्ष का कहना है कि पिछले साल रील बनाने वालों के चलते काफी अव्यवस्था फैली थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई में रील बनाने वाले और यूट्यूबर्स धार्मिक स्थानों में अव्यवस्था फैलाते हैं? इन्हीं सवालों पर एक सर्वे किया गया है। सर्वे के सवाल आपके सामने रखेंगे, जवाब भी आपके समक्ष रखेंगे और साथ ही कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले सर्वे के सवालों पर एक नजर डालते हैं। सर्वे का पहला सवाल, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में रील बनाने वालों और यूट्यूबर्स की एंट्री रोकने की तैयारी है। इस पे जनता की क्या राय रही है? 77% लोगों का कहना है कि ये रोक सही लगाई गई है। 23% लोग जो है इसे गलत बता रहे हैं। और सोचिए, जो 23% लोग इसे गलत बता रहे हैं, शायद ये वही हैं जो कि रील्स बनाते हैं ऐसे जगहों पर जाकर। सर्वे के अगले सवाल का रुख करेंगे और अगला सवाल है, रील्स वीडियो बनाने के चक्कर में यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स धार्मिक स्थानों पर आए श्रद्धालुओं के लिए अव्यवस्था पैदा करते हैं। इसमें 89% लोगों का कहना है कि हाँ, ऐसा ही होता है। उनकी वजह से दूसरे लोगों को, दूसरे श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 21% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, किसी को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है, अगर मंदिर के सामने कोई रील बनाने के चक्कर में डांस करना शुरू कर दे तो सभी श्रद्धालुओं का ध्यान तो उसी तरफ जाएगा। तो यहाँ पर भीड़ भी इकट्ठी होगी, तो अव्यवस्था भी होगी और कुछ ना कुछ जो पूरे तामझाम किए होते हैं उनमें भी गड़बड़ी जो है वो फिर सामने आने लगती है। ऐसे में आप इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर सलोनी खन्ना हमारे साथ है। सलोनी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही स्वामी शैलाशानंद गिरी जी हमारे साथ है, हिंदू धर्मगुरु। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। सलोनी जी, सबसे पहले आप ही का रुख में करना चाहूँगी। वीडियोस बनाने का चलन जो है वो इस कदर बढ़ गया है कि ना मौका देखते हैं, ना जगह देखते हैं, बस वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। महज कुछ व्यूज़ के लिए, अपनी कमाई के लिए, कुछ शौक के लिए भी करते हैं ये। लेकिन वाकई में कितना गलत आप इसको मानते हैं? कम से कम मौका देखा जाए, जगह देखी जाए, उसके बाद ही रील्स बनानी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से किसी भी आप आस्था की जगह पर चले जाएं, मंदिर में चले जाएं, कहीं पर भी आप चले जाएं, आपको ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो वहां पर वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। पहले यहां पर सिर्फ तस्वीरें खींची जाती थी, वहां तक तो ठीक था, लेकिन आप मंदिर के सामने भी, किसी भी धाम के सामने जो है नाच गाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और सभी का ध्यान उसी तरफ फिर नजर आता है। देखिए, ये समझने की जरूरत है कि जितनी भी धार्मिक स्थल हैं, आध्यात्मिक टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके चलते इसको बहुत बढ़ावा भी मिला है। तो हम केवल ये नहीं कह सकते कि रील बनाने से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या अगर लोग अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो ये गलत ही है। कुछ लोग इसे सनसनीखेज तरीके से यूज करते हैं, कुछ लोग इसे नाटकीय तरीके से यूज करते हैं। जैसा आपने कहा, लोग नाचने लग जाते हैं। हमने सुना था पिछले साल किसी ने एक फैशन शो ही कर दिया था तिरुपति बालाजी मंदिर के बाहर। तो वो सब चीजें गलत हैं। आपको एक धार्मिक स्थल की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप पर एक जिम्मेदारी भी है। तो जरूरी है कि हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिस करें। मुझे लगता है ये आउटराइट बैन तो ठीक नहीं होगा, लेकिन हम और देशों की तरह शायद इन्फ्लुएंसर परमिट यूज कर सकते हैं कि अगर आपको शूट करना है तो आपको किसी तरह का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इससे जो लोग सिंसियर हैं, सीरियस हैं इस चीज को लेकर, या जो लोग शेयर करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, या जो लोग जेन्युइनली प्रमोट करना चाहते हैं ऐसी जगहों को, वो ही ये परमिट्स लेंगे। और बाकी सब लोग, जो ये भीड़ है जो नाटकीय तरीके से प्रदर्शन करना चाहती है, या जो अभद्र तरीके से आध्यात्मिक जगहों को प्रमोट करना चाहती है, उस पर थोड़ा संतुलन प्राप्त होगा। और मुझे ये भी लगता है कि आस्था और डिजिटल युग के बीच ये टकराव की तरह नहीं होना चाहिए। मतलब आस्था अपनी जगह है और डिजिटल युग की भी अपनी महत्वता है, तो हम उसे पूरी तरह नकार नहीं सकते हैं। इन्हीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के चलते बहुत सारी जगहों की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, ये टूरिज्म प्लेसेस को विजिट किया जाता है। सलोनी जी, मुझे लगता है कि इकोनॉमी को अगर बूस्ट मिलता है तो मुझे ये लगता है कि ज़रूरी
चीज़ों के ऊपर ही फोकस किया तो जाए तो वही ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अगर इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है, इसको एक कारण बताते हुए उसके पीछे कुछ भी करना तो बहुत गलत है। किसी भी तरीके से बिल्कुल मर्यादा को बिल्कुल, पार मैं करके इसमें करना ये तो भी बहुत ऐड गलत करना है। चाहूंगी कि जी। प्रकृति पर भी इसका जो प्रभाव पड़ता है, जो इसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एनजीटी ने भी बताया कि उत्तराखंड जैसी जगह जहां पर ऑलरेडी हम देखते हैं कि एनवायरमेंट को लेकर इतने कंसर्न्स चल रहे हैं, तो अगर लोग बस ये सोच लें कि छुट्टी मनाने केदारनाथ चलते हैं तो ये सोच गलत है। मतलब ये सब यात्राएं एक कारण से यात्रा और है, ये सलोनी एक जी, यहाँ पर आध्यात्मिक मैं सफर एक है। इस तरफ भी ध्यान जो है वो जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी धरोहर को संभाल कर रखा है, सजो कर रखा है, चार धाम जो हैं उनको संभाल के रखा गया है और बहुत नाजुक हैं, उनको संभालना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर उन चीज़ों को खराब नहीं होने दे सकते हैं। क्योंकि अगर पिछले साल की मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो पिछले साल केदारनाथ धाम, जो कि समुद्र तल से केवल 12,000 फीट ऊपर है, यहाँ पर सिर्फ रील बनाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए गए थे पिछले साल, और 10 से 12 दिनों तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चला था। पूरी शिवलिक पर्वतमाला ये ढोल नगाड़ों से गूंजती रही थी। प्रकृति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसे में मैं इन इस चीजों बात का का भी ख्याल जो है वो विरोध रखना करती हूँ। होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसी हरकतों का, ऐसी नाटकीय चीजों का पुरजोर विरोध करती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो और अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। मेरे जैसे लोग जो एजुकेशनल चीजों की बात करते हैं या जो जेन्युइनली चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस अवेयर हो, सिविक हो, रिस्पॉन्सिबल हो, सोशली अपनी जिम्मेदारी को समझ पाए, तो जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं वो निंदनीय है। इस पर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। सरकार को कड़े कानून लाने चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। लेकिन इसको आउटराइट अगर हम बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग घर बैठकर इन चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते थे कि हर कोई केदारनाथ नहीं जा सकता, हर कोई चार धाम नहीं जा सकता, तो वो इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से या टीवी डिजिटल मीडिया के माध्यम से इन चीजों को एक्सपीरियंस कर लेता है। तो हमें उन लोगों के बारे में ये भी सोचना चाहिए। रिस्पॉन्सिबली करना बहुत जरूरी है, इन्फ्लुएंसर्स को अपनी जिम्मेदारी समझना बहुत जरूरी है, सरकार के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाना बहुत जरूरी है, लेकिन आउटराइट बैन से मैं सहमत नहीं। ठीक है, ठीक है सलोनी जी, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो चार धाम से इस वक्त ऐसे निकल कर सामने आई हैं पिछले साल, जहां पर लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की वीडियो, कोई वहां पर जाकर ऐसी रील बनाते हैं कि चलकर उस तरफ जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, उसके बाद डांस शुरू कर देते हैं, कथक शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो चीजें मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह के भगवान के दर्शन कराने के लिए बनाई जा रही हैं। बिल्कुल ये नहीं, सिर्फ अपने लिए बनाए जा रहे हैं, अपने व्यूज ये तो के लिए एक बनाए जा तरह रहे की हैं। आपने ठीक है, कॉमेडी कर दी, वो भी चार धाम बिल्कुल। जैसी पायस जगहों पर, पवित्र ठीक जगहों है, पर। ठीक तो है। ये शैलाशानंद गिरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। महाराज जी क्या कहेंगे, फैसला कैसा लगता है आपको, सही या गलत? देखिए, स्पष्ट है पिंकी जी, मैं शुरू से कहता आया हूं कि जब से धार्मिक तीर्थाटन के बजाय धार्मिक पर्यटन शब्द जुड़ा है, उसके बाद में इन चीजों का कॉम्प्लिकेशंस आना आवश्यक था, वो होना ही था। देखिएगा, अंग्रेजी का एक ही शब्द है टूरिज्म, किंतु उसे अंग्रेजी के अंदर यदि हम एकेडमिक एक्सकर्शंस करते हैं तो उन्हें कहते हैं हम देशाटन। वहीं पर यदि हम पिलग्रिमेज करते हैं तो होता है तीर्थाटन। और वहां पर हम अपने मानसिक रिहेबिलिटेशन के लिए जाते हैं, रिजुविनेशन के लिए जाते हैं, उसे कहते हैं हम पर्यटन। तो ये जब से धर्म स्थानों को पर्यटन क्षेत्र बनाने की पूरी कवायद हुई है, उसके बाद के साइड इफेक्ट्स है। जैसे कि अभी खन्ना जी ने कहा, सलोनी जी ने कहा कि उनका अंतिम बिंदु बड़ा सटीक था कि आप जहां पर जा रहे हैं उस स्थान की एक मर्यादा है, उस स्थान का एक इतिहास है। उस इतिहास के साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई भी हक नहीं बनता। और रही बात आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो देखिएगा सिटीजनशिप तो हमारी गड़बड़ाती है ही है। इतना बड़ा देश है, इतने सारे प्रकार के चरित्र हैं, तो हमारे राष्ट्रीय चरित्र के ऊपर उंगली जब उठती है जिस समय पर हम मूर्ति के समक्ष अभद्र तरीके से नृत्य करना चालू कर देते हैं और जनता का आकर्षण बनने का हम प्रयास करते हैं। एक शब्द है इन्फ्लुएंसर। उस इन्फ्लुएंसर का मीनिंग आप समझिएगा कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था इन्फ्लुएंसर इतनी बड़ी नहीं हो पाती जो किसी स्थान पे जाकर के इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करती है। यदि कोई उत्तराखंड के केदारनाथ में जाकर के अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताएगा, ये मान करके चलेगा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस तो हमारे प्रभु का है, और उनकी शेडो के अंदर उनका सहारा लेकर के आप अपने आप को स्थापित करने का यदि प्रयास करेंगे तो उचित नहीं है। एक पॉइंट होता है, पॉइंट तक का सेल्फी पॉइंट हो सकता है, उस पॉइंट तक का मतलब उस स्थान तक का, एक दूरी तक का आपको रिकॉर्डिंग करने की अनुमति होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि आधुनिक काल है, डिजिटल युग है, डिजिटल माध्यम से जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको भी उसका नॉलेज जाना चाहिए।
आप उज्जैन के महाकाल को देखेंगे, यहाँ पर टाटा स्काई को जिस प्रकार से वो एक अनुमति दे रखी है कि निरंतर रूप से यहाँ की आरतियों का प्रसारण करे, तो आस्थावान दर्शक जितने हैं वो अपने घरों में बैठ करके भी दर्शन कर पाते हैं। तो इसके लिए डिजिटल वर्ल्ड का होना भी आवश्यक है। किंतु दिक्कत कहाँ है कि हमारा वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो यदि रियल वर्ल्ड को गल्फ करना चाहता है, एनगल्फ करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं मानवता के लिए खतरा है, जिसके आपने लगातार परिणाम देखे हैं। मैं एक सलाह जरूर देना चाहता हूँ शासन प्रशासन को कि देखिएगा, आप यदि कुछ लोगों को अनुमति देंगे, कुछ लोगों को सर्टिफिकेशंस देंगे, तो उचित नहीं होगा। आपको एक निश्चय मापदंड बनाना पड़ेगा, रेगुलेटरी जिसकी बात आपने करी इसके पूर्व में, जिसके अंदर एक कहना पड़ेगा कि एक आंतरिक स्थान है जो कि पूर्णतः साधना का है, आस्था का है। उस स्थान के अंदर तो किसी को कैमरा के सहित प्रवेश वर्जित होना चाहिए, सिवाय एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के जो कि उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट करती हैं। अब रही बात आधुनिक क्रांति की, हम बात कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो कोलाज के अंदर, ब्लू बैग के अंदर हम दुनिया भर के किसी भी मंदिर को दिखा सकते हैं घर बैठे बैठे। उसके लिए वहां पर होना आवश्यक नहीं है। और एजुकेशन चीजों के लिए मैं जरूर समर्थन करूंगा, जो हमारे धर्म को प्रचार करने के लिए बनते हैं। इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्रीज बनती है, वीडियोस बनती है, जिसके लिए हम लोग हमारे यज्ञ स्थलों के अंदर अनुमति देते हैं। कुंभ मेले में हमारे देशी विदेशी जितने भी लोग यज्ञ कर रहे थे, हमने 16-17 चैनल्स को हमने डायरेक्ट टेलीकास्ट की अनुमति दी, ताकि विश्व के अंदर एक संदेश जाए कि सनातन का वैभव क्या है, सनातन का मतलब क्या है। किंतु वहीं पर यदि उनमें से कोई विदेशी नाच करने लग जाए या कोई अलग अपने आप को अभद्रता प्रस्तुत करने लग जाए, बिल्कुल तो शैलाशानंद महाराज जी, विरोध इसी चीज का किया जा रहा है। अगर वहां की सभ्यता को, अगर वहां की जो पौराणिक चीजें हैं, वहां की जो आस्था है, वहां का जो इतिहास है, उसको दिखाया जा रहा है तो कतई भी गलत नहीं है। और ये पहले भी दिखाया जाता रहा है, पहले भी तस्वीरें सामने आई हैं। विरोध और रोक अगर लगाई जा रही है तो वो इसी चीज पर कि जिस तरीके से आए दिन कोई भी महज कंटेंट के लिए चार धाम यात्रा पर निकल जाते हैं और सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए इन जगहों पर पहुंचते हैं। मन में आस्था नहीं, लेकिन कंटेंट का विचार लेकर जो पहुंचते हैं उन पर एक्शन होना बहुत जरूरी है। और उन्हीं को लेकर जो है अब नियम जो है वो सख्त किए जा रहे हैं। और ये जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ पर हम डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी सभ्यता को, हमें अपने इतिहास को, हमें अपने इन जगहों को भी संभाल कर रखना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। तभी तो आने वाली पीढ़ी जो है इनके बारे में जान पाएगी। या फिर केवल फिर तस्वीरों में ही दिखाकर हम बताएंगे कि उस वक्त पर ये जो जगह थी ये इतनी खूबसूरत थी, यहाँ पर चार धाम जो थे उनकी ऐसी मर्यादा थी, वो सिर्फ तस्वीरों में थोड़ी बयां करेंगे कि हम वहां पर वीडियोस बना ले, तस्वीरें ले ले, वहीं अपने आने वाली पीढ़ी को वो करें। हम लाइव दिखाएंगे ना पीढ़ी को, तो उसके लिए अभी से ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सलोनी जी, गलत कह रहे हैं क्या? और डीपली बोलना चाहूंगी कि एक सिविक सेंस जो होती है वो इन्फ्लुएंसर्स की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो एक सोशल रोल मॉडल है। तो लोग उनके जैसा, इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है कि आप किसी पर प्रभाव डाल पा रहे हैं, मतलब लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। तो अगर आप इस तरह की अभद्रता या बदतमीजी करेंगे तो आप बाकी लोगों के लिए भी गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो ये सिविक सेंस हमारे समाज में बढ़ाने के लिए अत्यंत जरूरी है कि इन्फ्लुएंसर्स अपना रोल इसमें एक्नॉलेज करें और समझे कि उनका क्या दायित्व रहेगा। ना केवल चार धाम यात्रा में, जनरली भी अगर आप किसी स्टेशन पर हैं, एयरपोर्ट पर हैं, किसी भी तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी, चार धाम यात्रा के केस में ये इसलिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा इतिहास है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारा कल्चर है, और इसको प्रिजर्व करना उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी सारी चीजें जरूरी हैं। तो जब हम ये खुद से समझ लेंगे तो मुझे लगता है ये बाहरी नियंत्रणों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने स्कूल कॉलेजेस में, अपने बच्चों में ये सारी सिविक अवेयरनेस की चीजें ला देंगे तो मुझे लगता है ऐसे जिन मुद्दों को आज हम डिस्कस करना भी उचित समझते हैं, इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सलोनी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर सभी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो वाकई में सख्ती दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वीआईपी दर्शन को लेकर अगर बात करें शैलेशानंद महाराज जी, वीआईपी दर्शन कुछ रुपए दो, उसके बाद शॉर्टकट से सीधा जो है शॉर्टकट अपनाओ, भगवान के दर्शन करो, अपनी मनोकामनाएं रखो और फिर जल्दी से वहां से निकल लो। भगवान ऐसे लोगों की फरियाद सुनते हैं क्या? ना, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी पिंकी जी। जिस समय पर यह हुआ था इस देश में चालू, तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला महामंडलेश्वर था जिसने इसके खिलाफ में पुरजोर विरोध करा। दिक्कत कहाँ है, हर चीज का आर्थिक पहलू देखने का प्रयास करती है सत्ताएं। मैं कहता हूं कि आप याद रखिएगा, उद्योगी मंदिर या बना करके यदि उससे रेवेन्यू करने की बात करें उसका स्वागत है, किंतु हमारे धर्म स्थलों के जो राजस्व है उसके ऊपर आपकी दृष्टि यदि है, समझ लीजिए कि वीआईपी कल्चर जारी होना शुरू होगा।
कि इतने रुपए के अंदर यहाँ की इतने रुपए में यहाँ की टिकट की सेवा थोड़ी ना कि आप अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांट देंगे। यह उचित बिल्कुल भी नहीं है। उज्जैन के अंदर, महाकालेश्वर के अंदर जिस प्रकार के प्रोटोकॉल डिजाइन हुए थे, उस समय भी मैंने स्पष्ट रूप से विरोध करा था और ताकत के साथ किया था आपके चैनल के माध्यम से ही, कि क्या मजाक है। आप एक चीज सोचिए कि जिस समय पर हम लोग छोटे थे, वहां पर क्रिकेट खेला करते थे और जो बुजुर्ग आदमी नियमित रूप से आकर के एक लोटा लेकर के जल चढ़ाता था, आज उसे सबसे अंतिम पंक्ति में बैठ करके चुपचाप बैठ करके तकता रहता है और बदलते युग को देखता रहता है कि ये क्या हो गया। तो दर्द है, वो दर्द हम साधु बन गए तो उसकी निगाहों में आज हम देखते हैं तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि आज देखिएगा, हमारे प्रोटोकॉल के चलते हुए हम एक पर्ची कटवा देते हैं, एक लेटर लिख देते हैं, अनेक लोग दर्शन करने पंक्ति में फैल जाते हैं, तो कोई लाभ मिलेगा? ईश्वर भी उन्हें देखता है, हमें भी देखता है, और साथ में वो बेचारे बैठ ठीक करके है। बाहर में जो दर्शन नहीं कर पा रहे उनको भी देखता है। तो मैं उचित नहीं मानता, वीआईपी दर्शन इस देश के अंदर बिल्कुल उचित नहीं है। मठ मंदिरों के ऊपर सरकार का इतना बिल्कुल। बड़ा नियंत्रण, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके बिल्कुल। अंदर साधु संतों को अपनी जवाबदारी लेनी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल सभी को जवाबदेही लेनी होगी, उसके बाद ही जो है यहाँ पर चीज़ों को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल सर्वे के सवालों का रुख करेंगे। महाराज जी आप बने रहिएगा, चर्चा लगातार सलोनी जी जारी रहेगी। और इसके बाद अब सवाल नंबर तीसरा है सर्वे का। रील्स और वीडियो बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स अपने व्यूज़ के चक्कर में धार्मिक स्थानों की पवित्रता प्रभावित करते हैं, और ऐसे में 76% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा होता है, 20% लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, 4% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया, चारों धामों में पैसे देकर वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी, क्या भगवान के दर्शनों में वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए? 75% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वीआईपी कल्चर अब बंद करना चाहिए। 22% लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। 3% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सलोनी जी, वीआईपी कल्चर क्या कहेंगे इसको लेकर आप? पिंकी जी, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के दरबार में कोई आम और खास नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आप पूरी दुनिया तो ऐसे ही चल रही है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास ज्यादा संसाधन है, लेकिन अगर भगवान के दरबार में भी ये होने लग जाएगा तो आदमी को ऐसा लगेगा कि मेरे साथ छल हुआ है। मतलब भगवान का दरबार तो सबसे पवित्र दरबार होता है। तो मैं वीआईपी कल्चर के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मेरी नजर में जो असल वीआईपी लोग हैं वो हैं दिव्यांग, वो हैं एल्डरली लोग, जो सीनियर सिटीजन हैं, या कोई प्रेग्नेंट महिला, ऐसे लोग जिन्हें सच में आवश्यकता है इस वीआईपी कल्चर की। लेकिन अगर आप सोचें कि कोई फला फला मंत्री या कोई फला फला इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई फला फला ब्यूरोक्रेट, अगर उन्हें हम वीआईपी मानते हैं तो वो ट्रू सेंस में वीआईपी नहीं है। मतलब भगवान के सामने हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूजनीय स्वामी जी, तो उनसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि क्या भगवान की नजर में भी कोई वीआईपी होता है क्या? तो जब भगवान की नजर में कोई वीआईपी नहीं है तो हम कौन होते हैं किसी को वीआईपी बनाने वाले और पैसे लेकर उनके दर्शन को जल्दी करवाने वाले? तो मुझे लगता है कि वीआईपी कल्चर अब बंद करने की जरूरत है। ये कॉलोनियल कल्चर था, इसको अब हटाने की जरूरत है अगर हमारे देश को प्रगति के रास्ते पर जाना है। और धर्म से उसकी शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि धर्म सबका साझा है, किसी की जागीर नहीं है कि हम सोचें कि किसी एक ही इंसान की जागीर है। जो भी इंसान धर्म में आस्था रखता है या जो भी उस धर्म की मर्यादा को समझता है, मुझे लगता है उसके लिए उस धर्म उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी है। तो धर्म सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। और ये वीआईपी कल्चर बिल्कुल बंद होना चाहिए। लेकिन मेरी चिंता ये है कि अगर हम ये कल्चर बिल्कुल बंद कर देंगे तो इसमें हम उन वीआईपीज को जो एक्चुअल में वीआईपी हैं, जैसे कि दिव्यांग, जैसे कि सीनियर सिटीजन, जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाएं, जैसे कि कोई भी ऐसा इंसान जिसे मदद की जरूरत है, तो मुझे लगता है उनके लिए स्पेशल दर्शन होने ही चाहिए। पर बाकी सब लोगों के लिए सामान्य तरीके से दर्शन होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सगे संबंधी वहाँ ड्यूटी पर तैनात हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनके दोस्त हैं या आरे प्यारे हैं, उनसे संपर्क करेंगे, उसके बाद जल्दी से जो है दर्शन करके फुर्सत पाना चाहेंगे। और अगर आप जा रहे हैं चार धाम तो वहाँ पर समय दीजिए, बाकी लोगों की तरह लाइन में लगिए, उसके बाद दर्शन कीजिए, क्योंकि उसका आनंद भी अपना एक अलग ही आनंद होता है। महाराज जी, अब आपसे पूछना चाहूँगे, क्या क्या बड़े बदलाव जो है होने की आज के वक्त में आवश्यकता आप महसूस करते हैं जब भी इस तरह के जगहों पर जाया जाए दर्शन करने के लिए? और कितने जो चीज़ें हैं जो पहले के मुकाबले और आज के मुकाबले में इन पवित्र जगहों पर बदली आपने देखी हैं, और क्या मजबूत फैसले लेने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? आवाज आती है मेरी? जी जी महाराज जी। हाँ, क्षमा चाहता हूँ। हाँ जी, देखिए एक इस बात है कि आधुनिक काल के अंदर जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं
किसी भी प्रकार का वीआईपी कैसे हो सकता है धर्म के कार्यक्रमों के अंदर, धर्म के स्थलों के ऊपर। वो दूर बैठा जंगलों में बैठा हुआ साधु जो 13 अखाड़ों में से एक अखाड़ों से संबंधित है और वो निरंतर उससे उसका जीवन दे रखा है प्रभु अर्चन के लिए, प्रभु की वंदना के लिए। वो साधु है, वो सन्यासी है। हमारी दृष्टि के अंदर सबसे प्रथम सत्कार वो होता है, इसलिए हमने उनके लिए सदियों से बात करी। कई बार जैसे अभी कहा सलोनी जी ने कि दिव्यांग है, बुजुर्ग है, जो ओवर एजेड है, उनको हमें स्वयं को, यदि हम साधु है तभी हम ले जाकर के उनको व्हील चेयर पे दर्शन करवाते हैं कि आपको दर्शन करना चाहिए, क्योंकि यही मात्र भक्ति पितृ भक्ति है, यही हमारे यहाँ का संस्कार कहता है। किंतु दिक्कत कहाँ आ रही है कि कुंभ का स्नान हो, किसी मंदिर का दर्शन हो, हमारे यहाँ के मंत्री संतरी जा करके सारे मॉब को रुकते और खुद जाकर के नहाते और वहीं पर चाटू का उनका स्नान भी करवाते। तो ये बड़ा मजाक है। इस देश के सनातन के अंदर, इस देश के संविधान के अंदर इसका कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए, बल्कि इन सबको एक अपराध जिसे कह सकते हैं आचार संहिता के विरुद्ध एक कर्म मानना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट मानना चाहिए। हमारे धर्म स्थलों का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर एक वेशभूषा है कि ये वेश पहन करके, ये वस्त्र पहन करके जाया जाएगा। वहां का एक अपने आप एक आचरण है, यही आचरण का पालन करते हुए आपको वहां पर रहना है, पंक्तिबद्ध रहना है, अनुशासित रहना है और अनर्गल प्रलाप विलाप नहीं करना है, किसी भी प्रकार की किसी गतिविधि नहीं करना है, जैसे कि धूम्रपान, मदिरापान इत्यादि। हर जगह की अपनी मर्यादा है। इसको बड़ी सख्ती से लागू करने के लिए हमने प्रस्तावना सनातन आयोग की, बोर्ड की नहीं, सनातन आयोग की क्यों करी थी कि सनातन धर्म के अंदर शासन भी क्या चाह रहा है कि वो उद्योगों से आय अर्जित न करे और मंदिरों की आय को वो स्वयं उत्सर्जित करके अपने आप में डिपॉजिट करे। तो उससे कोई सनातन का वैभव बहुत तेजी से नहीं फैलेगा, सिर्फ और सिर्फ दारू गाय मान लिया जाएगा। तो मठ मंदिर को मुक्त करना यदि है तो हमारे हाथ में समझाइश हो, तो साथ में दंड देने की व्यवस्था भी हो। आप देखेंगे भिन्न धर्म स्थलों के ऊपर विदेशों के अंदर जो विधर्मी है उनके यहाँ पे दंड की कठोर व्यवस्था है, जिसे कह सकते हैं चिंता के कानून है। तो हमारे जिसे वो हमारी देवी देवताओं के साथ बना लेता है, वीडियो बना लेता है, रील बना लेता है, पेंटिंग्स बना लेता है और हम उसको कहते हैं कि हम बहुत व्यापक करने वाले हैं, हम सहिष्णु हैं, इसमें सहन कर लेंगे। तो वो आज चलते चलते कहाँ तक बात आ गई कि हमारे स्वयं के स्वधर्मी हूँ भले ही, यदि वो उच्च पदस्थ है तो वो मजाक बना लेते हैं। कोविड के दौरान भी जाकर मंदिरों को दर्शन करते हैं और वहीं पर कितना भी बड़ा उत्सव हो, शिवरात्रि का हो, उसके अंदर भी प्रथम पंक्ति में जाते और साधु संत बेचारे तकते रहते उनका, और तो वो उचित नहीं है। साधु संतों को मुख्य रूप से आगे आना होगा, क्योंकि सनातन की धर्म व्यवस्था के संरक्षक महामंडलेश्वर महंत 13 अखाड़े, इनके हाथ में वो व्यवस्था देनी होगी, क्योंकि उसके जरिए ही वास्तविक हिंदू वैदिक सनातन धर्म का अनुशासन स्थापित होगा। तो ये हमें इसकी कानूनन या संवैधानिक व्यवस्था को लागू करना होगा। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल इस दिशा में जो है अब कदम उठाने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम प्रचार प्रसार बखूबी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ मर्यादाएं हैं, उनका पालन जो है वो होता नजर नहीं आता है और ऐसे में बड़ा नुकसान जो है वो हो भी रहा है और आने वाले वक्त पर देखा भी जा सकता है। इसलिए इस तरफ जो है अभी से कदम उठाने होंगे ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए हम इन सब चीज़ों को संजो कर रख पाएँ, मर्यादा जो है वो बना पाएँ और आने वाली पीढ़ी को भी इस मर्यादा का एहसास जो है वो दिला पाएँ। ये बेहद ज़रूरी है। सलोनी जी, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे इस पर चाहूंगी, समय की बहुत ज़्यादा पाबंदी अब है, तो ऐसे में बताइएगा कि आप खुद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सक्रिय हैं, खुद बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिससे दूसरे लोग प्रभावित भी होते हैं, तो ऐसे में खुद बड़ा संदेश आप दुनिया को दे रही हैं। कई तरह के अलग अलग तरह के जो वीडियोस, जो रील्स हैं, वो इन दिनों हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहे हैं। ये चलन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा और बहुत ही ज़्यादा अब आने वाले वक्त में आगे और भी बढ़ता नजर आएगा। तो ऐसे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका नेगेटिव प्रभाव भी कहीं ना कहीं समाज पर देखा जा रहा है, क्योंकि हर पहलू के अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव होते हैं। इसका भी वही देखा जा रहा है। क्या ज़रूरी कदम इस दिशा में उठाने की ज़रूरत है और जिसके चलते ये जो नेगेटिव प्रभाव है इसको कम किया जा सके। खत्म तो करना बेहद मुश्किल लगता है, लेकिन कम किया जा सके। किस तरह की रील्स हैं जो आप भी देखती होंगे, जो कि हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो रील जिनसे दूसरे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं और इसी दिशा में आने वाले जो जनरेशन है वो भी जाती नजर आ रही है, जो कि एक बहुत गलत संदेश दे रहे हैं। देखिए, ये रील कल्चर से हुआ ये है कि हर इंसान के पास फोन है और हर इंसान के पास कैमरा है,
तो आप अगर ये सोचते हैं कि कुछ ही लोग इन्फ्लुएंसर है, ये सच नहीं है। आजकल हर कोई अपने आप में इन्फ्लुएंसर है। अगर वो 200-250 लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर पा रहा है तो वो एक इन्फ्लुएंसर है। और ये कर पाना इतना आसान हो गया, प्लस इससे एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है इंसान को। जो प्रसिद्धि है वो आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में मिल जाती है। तो एक शॉर्टकट की तरह हमारे समाज में देखा जा रहा है। अब इसके चलते लोगों ने कुछ भी करना शुरू कर दिया है। मतलब उन्हें लगता है कि सनसनीखेज बनाने के लिए अगर हम कुछ भी कर ले तो वो सही होगा। मुझे लगता है सबसे पहले हमें इन चीजों के कंजम्पशन के बारे में सोचना चाहिए। क्या मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा बड़ा होकर ऐसी रील्स देखे, या क्या हम चाहेंगे कि हमारे समाज में हमारे बच्चे, स्कूल के विद्यार्थी ऐसी अश्लील तरह की, सनसनीखेज, अभद्र तरह की रील्स देखें? तो हम एज सोसाइटी ये कंज्यूम करने लग गए हैं, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। बची बात हम क्या किस तरह के लीगल प्रबंध में ला सकते हैं, सरकार क्या कदम उठा सकती है? तो मुझे लगता है सरकार ने पिछले 2 सालों में काफी सारे पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं इसको रेगुलेट करने के। और अभी सरकार के लिए भी सोशल मीडिया का चलन नया है, तो ये आधुनिक दुनिया का नया चैलेंज है जिसके साथ सरकारें भी डील कर रही हैं। सिर्फ हमारी सरकार ही नहीं, इंटरनेशनली भी सरकारें डील कर रही हैं। तो बहुत सारे हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स ला रहे हैं, हम इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट ला रहे हैं। हम और सबसे अच्छी बात तो पिंकी जी मुझे ये लगती है कि आपके जैसे प्लेटफॉर्म्स इन मुद्दों को उठा रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो भी आपके दर्शक देख रहे होंगे वो अवेयर होंगे इन चीजों के बारे में, वो सेंसिटिव होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मुझे लगता है ये सब बहुत जरूरी है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया इतना बड़ा और विशाल है कि इसे लीगली रेगुलेट कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं बाकी मापदंडों की बात कर रही हूँ, क्योंकि सरकार ये तो कर नहीं सकती कि हर इंसान जिसको रेगुलेट करे उसे जेल में बंद कर दे या कानूनी प्रबंध ले आए। तो ये सरकार का काम नहीं, समाज का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है सलोनी जी। बिल्कुल बिल्कुल, कानून बनेंगे, रूल्स बनेंगे, लेकिन इनका पालन करवाना भी होगा और पालन करने वालों को भी खासा ध्यान रखना होगा कि वो समाज को क्या संदेश दे रहे हैं, खुद से समाज के ऊपर क्या असर जो है वो डाल रहे हैं, समाज के लिए वो खुद क्या कर रहे हैं, ये लोगों को सोचना होगा, अवेयर होना होगा, तभी जाकर इन चीज़ों पर लगाम जो है वो पूरी तरीके से लगाई जा सकेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सलोनी जी आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। शैलाशानंद महाराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने के लिए। इसी के साथ अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।